आज की कहानी इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर की मिस्टीरियस डेथ के ऊपर है, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई, क्या वो हार्ट अटैक था या उन्हें पॉइजन देकर मारा गया? आज की कहानी उस चीज़ के ऊपर है। कहानी का नाम है द ताशकंद फाइल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमें एक न्यूज़पेपर की एडिटर को दिखाया जाता है जिसका नाम रागनी होता है। रागनी के सीनियर उसको बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने काफ़ी लंबे समय से हमें कोई भी न्यूज़ लाकर नहीं दी। अगर जो अगले एक हफ्ते में तुमने कोई अच्छी ट्रेंडिंग न्यूज़ हमें नहीं लाकर दी तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। रागनी उनसे प्रॉमिस करती है कि अगले एक हफ्ते में मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ ला के दूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है रागनी वॉशरूम में होती है। रागनी को एक मिस्टीरियस आदमी का कॉल आता है। रागनी पूछती है कौन। वो इंसान कहता है कि तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ की तलाश कर रही हो, मैं तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ दूंगा, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और वो इंसान कुछ क्वेश्चन पूछता है कि देश आज़ाद कब हुआ, रिपब्लिक डे कब बनाया जाता है। फिर वो पूछता है कि 2 अक्टूबर को क्या होता है। रागनी बताती है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। वो इंसान शांत रहता है। वो रागनी सोचती है और सोचने के बाद बताती है कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी होता है। उसके बाद वो इंसान रागनी से कहता है कि तुम टेस्ट में पास हो गई, और वो उसे बताता है कि तुम्हारे कवर्ड में एक लिफाफा है, उसके अंदर तुम्हारी अगली स्टोरी के लिए कंटेंट है। रागनी उस कंटेंट को उठाकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर उसे देखती है। रागनी उस लिफाफे के अंदर देखती है कि उस लिफाफे में लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट होता है। उसमें एक पेन ड्राइव भी होती है। रागनी जब उस पेन ड्राइव को चला के देखती है तो उसमें बताया जाता है कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, जिस जंग को इंडिया बड़ी बहादुरी के साथ जीत जाता है। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया से संधि करना चाहता है, इसीलिए 1966 में इंडिया और पाकिस्तान ताशकंद में, जो कि यूएसएसआर का हिस्सा होता है, डिसाइड करते हैं वहाँ पे संधि करने का। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में ताशकंद जाते हैं और वहाँ पे 6 दिन बड़ा डिस्कशन करने के बाद वो वहाँ पे एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद उस एग्रीमेंट होने, उस संधि होने की वजह से वो दोनों देश रात में पार्टी करते हैं। उस पार्टी करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी अपने रूम पर चले जाते हैं। वहाँ पर वो कुछ देर टहलते हैं। उसके बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन रह जाता है कि क्या उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई या उनकी मौत प्री प्लान्ड थी, उनको मारा गया जानबूझकर। इस वीडियो के अंदर इतना ही कंटेंट होता है। उसके बाद रागनी रिसर्च करने लगती है। रागनी पूरी रात रिसर्च करती है और एक फाइल बनाती है, और सुबह अपने एडिटर, अपने सीनियर के पास जाती है और उनको बताती है मैं अगला कंटेंट लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर लिखना चाहती हूँ और मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी है। और वो उनको, अपने सीनियर को वो सारा कंटेंट देती है। उसके सीनियर उस कंटेंट को पढ़ के बड़े इंस्पायर होते हैं और वो अपनी टीम से एक बार डिस्कस करने के बाद उस कंटेंट को प्रिंट करवा देते हैं। इसकी वजह से पूरे देश में एक माहौल छिड़ जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत कैसे हुई, और इसकी वजह से सरकार पे भी क्वेश्चन उठने लगता है। अपोजिशंस के लीडर, जिनका नाम श्याम सुंदर त्रिपाठी होता है, वो भी, क्योंकि चुनाव आने वाले होते हैं, इसलिए वो भी सरकार पर दबाव गिरने लगते हैं कि हमें पता करके बताओ कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत किस वजह से हुई, और अगर जो उनकी मौत हार्ट अटैक थी या उनको पॉइजन, जहर दिया गया था। देश में माहौल बिगड़ता देखकर रूलिंग पार्टी के होम मिनिस्टर, जिनका नाम नटराजन होता है, वो डिसाइड करते हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो डिस्कस करेगी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत किस तरीके से हुई। क्या वो हार्ट अटैक थी या उन्हें किसी ने जानबूझकर मारा था। उसके बाद वो अपोजिशन के लीडर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि 4 लोगों को कमेटी के लिए मैं चुनूंगा और 4 लोगों को आप चुनना, और वो 8 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत किस तरीके से हुई। उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी के अंदर रागनी को भी रखा जाता है। उस कमेटी के अंदर हाई कोर्ट के जज होते हैं, रो के चीफ ऑफिसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, एनजीओ के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिन्हें हिस्ट्री के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज होती है। ऐसे 8 लोगों को चुना जाता है, जिसमें पॉलिटिशियन भी होते हैं, और वो डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई थी। ये सब लोग यहाँ पर आ तो जाते हैं, लेकिन इस केस के लिए इनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि इनको लगता है ये एक ओपन एंड शट केस है। क्योंकि इन सब का विश्वास होता है कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक की वजह से ही उनकी मौत हुई थी। लेकिन ये सब डिसाइड करते हैं अगर जो हम यहाँ पर आए गए हैं तो चलो थोड़ा शास्त्री जी के जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। और उसके बाद हमें शास्त्री जी के जीवन के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने अपना सरनेम हटा दिया, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम पर विश्वास नहीं रखते थे।
जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने सत्याग्रह में गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट करा था। उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी बने और 61 साल की उम्र में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। 61 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मौत होने से पहले उनको 2 और हार्ट अटैक भी आ चुके थे, इसलिए तीसरा हार्ट अटैक को लोगों ने नॉर्मल सोचा। इसके बाद ये सब लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई। सबसे पहले कमेटी की ही एक फीमेल सदस्य एक क्वेश्चन उठाती है कि लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद जाने से कुछ समय पहले ही उनके होटल को चेंज कर दिया गया, उनके एक अच्छे होटल को एक बंगलो के रूप में शिफ्ट कर दिया गया। रीज़न पता नहीं था। उसके बाद एक हिस्टोरियन बताती है कि लाल बहादुर शास्त्री हार्ट पेशेंट थे और उस होटल के अंदर स्टेयर्स थी, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, इस वजह से उस होटल को चेंज करके एक बंगलो के रूप में कर दिया गया क्योंकि बंगलो के अंदर सीढ़ियाँ नहीं थी। फिर वहीं पर एक प्रोफेसर एक क्वेश्चन उठाते हैं कि जिस बंगलो के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी को शिफ्ट कराया गया, ना तो उस बंगलो के अंदर ऑपरेशन थिएटर था, ना ही उस बंगलो के अंदर कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर था। ये एक क्वेश्चन है कि जो इंसान हार्ट पेशेंट्स है उसके कमरे के अंदर ऑक्सीजन क्यों नहीं है। ये तो बेसिक प्रोटोकॉल है। उसके बाद एक दूसरा सदस्य बताता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस रात क्या क्या किया था। वो बताना स्टार्ट करता है, लाल बहादुर शास्त्री जी पार्टी से वापस आते हैं और रात में 12:30 बजे अपने बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं। जब वो बेड पर सोने के लिए जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन 1:20 पर उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी उनके डॉक्टर को बुलाया जाता है जो जस्ट उनके रूम के बगल में ही उनका रूम था। डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री के पास आते हैं और उन्हें एक इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के 3 मिनट के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है और उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद बताया जाता है वहाँ पर 6 और डॉक्टर आते हैं जो लाल बहादुर शास्त्री जी को चेक करते हैं और उन्हें मृत यानी मरा हुआ घोषित कर देते हैं। उसके बाद ये लोग डिस्कस करने लगते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत की 2 रिपोर्ट बनाई गई, उनमें से एक रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को दी गई और एक रिपोर्ट सोवियत गवर्नमेंट को दी गई। रागनी तभी एक क्वेश्चन उठाती है कि उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी को देखने के लिए 8 डॉक्टर आए थे, लेकिन उनमें से 2 डॉक्टर्स ने इंडियन रिपोर्ट पर साइन नहीं करा। शायद उन्हें इंडियन रिपोर्ट गलत लगी, यानी कि उन्हें ये लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई। तभी कमेटी में से एक इंसान ये क्वेश्चन भी उठाता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी को इंजेक्शन दिया गया वो उन्हें इंटर मस्कुलर इंजेक्शन दिया गया, लेकिन उन्हें नस यानी नब्ज में इंजेक्शन देना चाहिए था, क्योंकि नस में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो जल्दी असर करता है, ना कि इंटर मस्कुलर इंजेक्शन जल्दी असर करता है। ये तो बेसिक सी बात है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए था। ये उसने ऐसी गलती क्यों करी। इसी के साथ कमेटी की पहली मीटिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद रागनी को जी न्यूज़ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर रागनी से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में रागनी कहती है कि एज अ इंडियन सिटीजन होने के नाते मेरा हक है सच जानने का। उसके बाद रात में रागनी को फिर से उसी मिस्टीरियस आदमी का कॉल आता है और वो रागनी से कहता है कि तुम्हें लाल बहादुर शास्त्री जी की रिपोर्ट को और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, उनके बारे में और अच्छी तरीके से जानना चाहिए। उसके बाद रागनी और अच्छी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ती है। सुबह जाकर दोबारा से वो अपने सीनियर एडिटर से मिलती है और उनसे कहती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। एडिटर बताते हैं कि मेरे सीनियर होते थे मिस्टर बख्शी, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उनके बारे में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जब वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद वो वैनिश गायब हो गए, उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि रो का एक स्पाई है जो ताशकंद में रहता है, जिसने अपनी मौत का झूठा नाटक करा है, जिसका नाम मुख्तार है। वो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर जो एक बार तुम उनसे जाके मिलो तो हो सकता है वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करें। उसके बाद रागनी ताशकंद जाती है और ताशकंद में जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जो मुख्तार नाम का स्पाई बहुत कुछ जानता है उसको ढूंढने लगती है, और थोड़े समय के बाद वो मुख्तार को ढूंढ लेती है और मुख्तार से पूछती है। मुख्तार उनको बताता है 1970s का जो टाइम था वो कोल्ड वॉर का था, और ये कोल्ड वॉर 2 एजेंसी चला रही थी। उनमें से एक एजेंसी का नाम CIA अमेरिका की एजेंसी थी और सोवियत संघ की एजेंसी का नाम था KGB। ये दोनों एजेंसी कोल्ड वॉर चला रही थी। इन दोनों एजेंसीज के लिए इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री था, लेकिन शास्त्री जी बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थे, और जब तक शास्त्री जी PM थे तब तक इन दोनों एजेंसीज का इंडिया को कंट्रोल करने का सपना ही था। उसके साथ ही
शास्त्री जी ने जब पाकिस्तान को 1965 में हराया, उसकी वजह से बहुत से इंडियन पॉलिटिशियंस का भी चेहरा शास्त्री जी से बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका था। इसीलिए वो दोनों एजेंसीज किसी भी तरीके से शास्त्री जी को इंडिया से हटाना चाहती थी। उसके बाद रागिनी वापस इंडिया आ जाती है और इनकी सेकंड मीटिंग स्टार्ट होती है। सेकंड मीटिंग में ये सब लोग डिस्कस करते हैं कि शास्त्री जी अपने साथ हमेशा एक लाल डायरी रखते थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई और उनको इंडिया लाया गया तो वो लाल डायरी वहाँ से गायब थी, उनके साथ उस लाल डायरी को नहीं लाया गया। साथ में ये डिस्कस करते हैं शास्त्री जी को रोज रात में थर्मस के अंदर दूध दिया जाता था। जिस दिन उनकी मौत हुई उस थर्मस के अंदर जो दूध था वो शास्त्री जी जब तक पी चुके थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो वो उस थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे। हो सकता है उस थर्मस के अंदर उनको जहर दिया गया हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया था। उसके बाद रागिनी बात करती है कि शास्त्री जी की मौत की 2 मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई। उनमें से एक मेडिकल रिपोर्ट सोवियत गवर्नमेंट को दी गई, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को दी गई। इंडियन जो रिपोर्ट थी उसमें 6 डॉक्टर्स ने साइन करा था और सोवियत गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी उसमें 8 डॉक्टर्स ने साइन करा था। इंडियन रिपोर्ट में लिखा गया था कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है और सोवियत गवर्नमेंट की रिपोर्ट में लिखा गया था शास्त्री जी की मौत शायद हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इसी के साथ सेकंड मीटिंग भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद तीसरी मीटिंग स्टार्ट होती है। तीसरी मीटिंग के स्टार्टिंग में हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जो शास्त्री जी के करीबी होते हैं। वो बताते हैं जब मेरी शास्त्री जी से फ़ोन पे बात हुई तो वो बता रहे थे कि मैं इंडिया को आकर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाला हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फ़ोटो, जिस फोटो में शास्त्री जी के साथ सुभाष चंद्र बोस को दिखाया जाता है। लेकिन उनमें से बहुत से लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है सुभाष चंद्र बोस की बहुत ही पहले एक प्लेन के दुर्घटना में मौत हो चुकी है। लेकिन उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र जी की मौत एक फेक न्यूज़ थी, सुभाष चंद्र जी बोस जब तक भी जिंदा थे। उसके बाद बताया जाता है कि शास्त्री जी के साथ सिर्फ 2 लोग थे, एक उनका पीए और एक उनका डॉक्टर। लेकिन शास्त्री जी की मौत के कुछ समय के बाद उनके पीए और उनके डॉक्टर भी मर जाता है और तभी बताया जाता है कि शास्त्री जी ने इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करा और उसके लिए उन्होंने डॉक्टर भाभा को उसका इंचार्ज दिया। शास्त्री जी की मौत के 13 दिन के बाद डॉक्टर भाभा की भी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। क्या ये सब एक कोइंसिडेंट है या ये सब एक प्री प्लान मर्डर है? इसी के साथ यहाँ पर तीसरी मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद चौथी मीटिंग स्टार्ट होती है। चौथी मीटिंग में ये सब डिस्कस करते हैं कि शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा गया। और जब शास्त्री जी की बॉडी ताशकंद से इंडिया आई थी तो रागिनी बताती है कि शास्त्री जी की बॉडी से कुछ जगह कट लगा हुआ था और उनकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। लेकिन इसमें हिस्टोरियन जो होती है वो रागिनी की बात से डिसएग्री करती है और कहती है कि शास्त्री जी की बॉडी पर कोई भी कट नहीं था और उनकी बॉडी से कोई भी खून नहीं निकल रहा था। लेकिन ये सब लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम तब क्यों नहीं करवाया था। इसी के साथ चौथे दिन की भी मीटिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद रागिनी को एक बख्शी जी नाम के इंसान का कॉल आता है। रागिनी उनसे मिलती है। वो बताते हैं मैंने एक बुक पढ़ी थी जो कि एक केजीबी का स्पाई था, उसने केजीबी के कुछ डॉक्यूमेंट्स को चुराकर वो बुक लिखी थी। उसमें इंडिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। वो बताते हैं उस बुक के अंदर बताया गया था कि इंडिया पाकिस्तान की जंग जीतने के बाद इंडिया के अंदर शास्त्री जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे और आने कुछ समय तक शास्त्री जी ही पीएम बने रहते। लेकिन शास्त्री जी के पीएम बनने रहने की वजह से कुछ इंडिया के पॉलिटिशियंस और केजीबी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसी वजह से उन पॉलिटिशियंस ने और केजीबी ने शास्त्री जी की मर्डर की प्लानिंग करी। उसके बाद मैंने रिसर्च करी और मैंने भी एक बुक लिखी। बख्शी जी बताते हैं मेरी बुक को गवर्नमेंट ने कभी भी पब्लिश नहीं होने दिया। उस बुक की एक कॉपी वो रागिनी को देते हैं और वहाँ से वो जाने लगते हैं। तभी उनका एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के अंदर वो मर जाते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन पूरी इंडिया में फैलती है तो कमेटी रागिनी को बख्शी जी से प्राइवेटली मिलने की वजह से, क्योंकि ये कमेटी के नियम का उल्लंघन होता है, इस वजह से वो रागिनी को अपनी कमेटी से निकाल देते हैं। उसके बाद रागिनी एज अ गवाह कमेटी के अंदर आती है क्योंकि उसका कहना होता है कि उसके पास ऐसे कुछ सबूत होते हैं जिसकी वजह से शास्त्री जी की मौत का रहस्य को हम सुलझा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले रागिनी बताती है कि मेरे पास शास्त्री जी की टोपी है जो उस दिन उन्होंने पहनी हुई थी और उसके ऊपर खून के निशान है। तो इस बात से ये सच होता है कि शास्त्री जी की बॉडी के ऊपर कट लगे हुए थे। लेकिन शास्त्री जी की बॉडी या ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। इसके बाद एक चीज़ मैटर करती है, मोटिव, कि शास्त्री जी की मौत से किसको क्या फ़ायदा हुआ, कौन पीएम बना, शास्त्री जी की मौत के बाद आखिरकार देश के अंदर क्या हुआ। रागिनी बताती है कि शास्त्री जी की मौत के अगले 10 साल के अंदर ही इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया गया।
साथ में वो बताती है एक बुक का रेफरेंस लेते हुए कि केजीबी ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कई बार बहुत से अलग अलग रूपों के रूप में गिफ्ट भेजे और इंडिया के अंदर शास्त्री जी की मौत के कुछ समय के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिसके अंदर बहुत से लोगों को अरेस्ट करा गया, बहुत से लोगों को मार दिया गया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो रागनी कहती है कि शास्त्री जी की मौत के अगले 10 साल के अंदर केजीबी का कहना था कि इंडिया स्पाइस के लिए डिज्नीलैंड है, क्योंकि उस समय के दौरान केजीबी के 300 से ज़्यादा लोग, 300 से ज़्यादा जो स्पाइस थे वो इंडिया के अंदर रहते। तो और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इंडिया को अच्छी तरीके से स्पाइस यानी केजीबी के जो जासूस थे वो ही कंट्रोल कर रहे थे। इसके बाद ये सब जब डाटा लोग सुनते हैं, जो कमेटी के और मेंबर होते हैं वो शांत हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मूवी खत्म हो जाती है, क्योंकि सब लोगों को समझ आ जाता है कि रागनी किस तरफ इशारा कर रही है और आखिरकार शास्त्री जी की मौत के पीछे कौन लोग थे। लेकिन ये ऐसी बात थी जो लोग, ये सारे के सारे लोग बाहर जाकर नहीं कह सकते थे। उसके बाद दिखाया जाता है रागनी, लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि रागनी श्याम सुंदर त्रिपाठी जी के पास जाती है और उनसे कहती है कि आखिरकार आप मुझे अननोन कॉलर होकर कॉल क्यों कर रहे हो, आप मुझे बार बार शास्त्री जी के बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। आखिरकार हमें ये पता पड़ता है कि रागनी को जो अननोन कॉलर के कॉल आते थे वो श्याम सुंदर त्रिपाठी था। श्याम सुंदर त्रिपाठी कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे एक मुद्दा मिला और अगले 6 महीने में इलेक्शन आने वाले हैं और इस मुद्दे का यूज़ करके मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊंगा। हमें लास्ट में ये पता पड़ता है कि श्याम सुंदर त्रिपाठी शास्त्री जी के सच के बारे में नहीं जानना चाहता था। वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि वो इलेक्शन किसी भी तरीके से जीत जाए। इसी के साथ यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है और ये मूवी अपने साथ बहुत से क्वेश्चंस को छोड़ जाती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को किसने मारा, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई या उनको जहर दिया गया, और जहर दिया गया तो क्यों दिया गया, उससे किसका फायदा हुआ, केजीबी का क्या फायदा हुआ या आने वाले जो पीएम बने, आने वाली जो गवर्नमेंट थी उसका क्या फायदा हुआ। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये मूवी पसंद आई होगी।